सूरज की हल्की किरणें धरमपुर गांव की लाल मिट्टी पर पड़ रही थीं। बैलों की घंटी, कुएं से पानी भरती औरतें और पेड़ों से आती कोयल की आवाज, सब कुछ शांत था, सुकून से भरा। गांव के बीचों बीच एक पुराना कच्चा घर था। छत टपकी हुई, दीवारों से मिट्टी झड़ रही थी। वहीं बैठा था एक बूढ़ा इंसान, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक। नाम था हरिशंकर। धोती कुर्ता पहना हुआ, हाथ में लोटा, और पास में बैठा उसका पुराना कुत्ता भोला। हर दिन की तरह वो सबसे पहले मंदिर गया। वहां रास्ते में मिले चंदू काका, जिनकी बीवी बीमार थी। चंदू, हरिशंकर भैया, कुछ पैसे मिल जाए तो बीवी की दवा ले आऊं। हरिशंकर ने बिना एक पल सोचे जेब में हाथ डाला। जेब में बस 120 रुपए थे, जो खुद की दवा के लिए रखे थे। हरिशंकर, लो भैया, मेरी तरफ से, भगवान सब ठीक करेगा। और खुद बिना दवा लिए वापस लौट गए। हर कोई जानता था, अगर कोई मुसीबत में हो तो हरिशंकर के पास जाओ। कभी किसी की बेटी की शादी में मदद करते, कभी किसी के बच्चे की किताबें दिलवाते, लेकिन जब खुद के लिए कुछ चाहिए होता तो चुपचाप सह लेते। उनका पड़ोसी रामू अक्सर हंसते हुए कहता, रामू भाई, तू तो संत है, बस एक दिन भगवान तुझे स्वर्ग में भेज देगा। हरिशंकर हंसते हुए, स्वर्ग यहां है रामू। जब कोई मुस्कुरा देता है मेरी वजह से, वो ही स्वर्ग है। रात होती है। हरिशंकर एक पुरानी चारपाई पर लेटे हैं। छत टपक रही है, दीवारों पर दरारें हैं, पास में सिर्फ एक लालटेन जल रही है। भोला कुत्ता नीचे बैठा है और हरिशंकर उससे बात कर रहे हैं। हरिशंकर, भोला, सबको दिया, सबकी सुन ली, पर कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया। तू ही बता, क्या मैं गलत कर रहा हूं? भोला उन्हें देखता है जैसे वो समझ रहा हो। अगले दिन दोपहर में एक बाइक की आवाज आती है। गांव की धूल उड़ती है। बाइक से उतरता है एक युवक, आरव। शर्ट पैंट पहने, कंधे पर बैग। उसने शहर से इंजीनियरिंग की है, लेकिन जैसे ही दादाजी के घर पहुंचता है, अंदर का हाल देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। टूटी खाट, जले हुए चूल्हे, खाली दवा की डिब्बियां। आरव, दादाजी, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आप इतने परेशान हैं? हरिशंकर हंसते हुए, तू पढ़ाई कर रहा था बेटा, सोचा तेरी फिक्र क्यों करूं। आरव गुस्से में, और आपकी खुद की फिक्र कौन करेगा? हरिशंकर चुप हो जाते हैं। उस चुप्पी में बरसों का दर्द था। आरव गांव में घूमता है। चाय की दुकान, नाई की दुकान, पनघट, हर जगह एक ही बात। हरिशंकर भले आदमी है, लेकिन जमाना भला नहीं रहा। जितना भी कमाते हैं बांट देते हैं, इसीलिए खुद के पास कुछ नहीं बचता। भलाई से कोई पेट नहीं भरता बेटा। आरव का मन घुटने लगता है। वो सोचने लगता है, क्या अच्छाई वाकई अब बेवकूफी बन चुकी है। रात को आरव और हरिशंकर आमने सामने बैठते हैं। आरव, दादाजी, आप इतने लोगों की मदद करते हो, लेकिन आपने खुद के लिए कभी क्यों नहीं सोचा? हरिशंकर, क्योंकि बेटा, जब कोई रोता है और मेरी वजह से उसकी आंखों में मुस्कान आ जाती है, वो ही मेरी दौलत है। आरव, लेकिन अगर आप खुद बीमार हो जाएं, भूखे रहें, तो आप किसी की मदद कैसे कर पाएंगे? हरिशंकर चुप हो जाते हैं। पहली बार उनके चेहरे पर आत्ममंथन दिखता है। हरिशंकर आरव को एक कहानी सुनाते हैं। एक पेड़ था जो सबको छाया देता था। कोई लकड़ियां काटता, कोई पत्ते ले जाता। एक दिन वह पेड़ सूख गया। सब उसे छोड़कर चले गए। तब एक छोटा बच्चा आया और बोला,
मैं तुम्हें पानी दूंगा। वो बच्चा था अकेला, लेकिन उस पेड़ को फिर से जिंदा कर दिया। हरिशंकर, मैं वो पेड़ हूं बेटा, और तू शायद वो बच्चा है। आरव खामोश होता है। उसके चेहरे पर कोई जवाब नहीं, लेकिन आंखों में एक फैसला है। अब वो इस नेकी को कमजोरी नहीं, ताकत बनाएगा। जब सच्चाई चुभती है और अच्छाई से ठोकर लगती है। समय, अगली सुबह। जगह, धर्मपुर गांव। आरव देर रात तक सो नहीं पाया था। वो अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। एक तरफ उसके दादा की मासूमियत और भलाई, दूसरी तरफ उनकी हालत, टूटी हुई छत, खाली पेट, बिना इलाज। आरव के मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। क्या अच्छा इंसान होना ही काफी है? क्या बिना समझदारी के भलाई सिर्फ खुद को मिटाने का नाम है? सुबह की पंचायत बैठी थी। गांव के लोग जुटे थे। प्रधान जी चाय पीते हुए बोले, हरिशंकर जी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। फिर एक आदमी बोला, भाई, जमाना बदल गया है। आज के समय में सिर्फ नेक होना ही काफी नहीं, चालाक होना भी जरूरी है। आरव ये सब सुन रहा था। उसके अंदर कुछ फट रहा था। आरव गांव के लड़कों को इकट्ठा करता है। अगर दादाजी की जिंदगी में कोई बदलाव लाना है तो सिर्फ दया से नहीं, सोच बदल कर लाना होगा। वो लड़कों से कहता है कि गांव के पास के शहर में जाकर वो एक छोटी एनजीओ रजिस्टर करेंगे, नेकी के साथ समझदारी। उनका मकसद हरिशंकर जैसे लोगों की मदद करना, लेकिन उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, नेक लोगों के लिए सिस्टम बनाना, ताकि वो भी जी सके। जब आरव दादाजी को ये सब बताता है तो हरिशंकर चौंक जाते हैं। मदद अगर शर्तों पर हो तो वो मदद नहीं होती बेटा, फिर तो वो सौदा हो गया। आरव गुस्से में, दादाजी, आप हमेशा दूसरों को बचाते रहे, लेकिन कभी खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। हरिशंकर धीरे से, शायद मुझे आदत हो गई है अकेले सहने की। उस रात दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। दो पीढ़ियां, एक दिल से सोचती है, एक दिमाग से। आरव गांव के युवाओं के साथ छोटे छोटे काम शुरू करता है। सिलाई मशीन लाकर महिलाओं को काम देना, एक बूढ़े मिस्त्री के लिए छोटी वर्कशॉप बनाना, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक शाम की क्लास शुरू करना। धीरे धीरे गांव के लोग जुड़ने लगते हैं। गांव का पुराना पड़ोसी रामू, जो हमेशा जलता था हरिशंकर से, अब आरव से भी चिढ़ गया। अरे, अब तो उसका पोता भी आया है उपदेश देने। चलो देखते हैं कब तक चलेगा ये नाटक। रामू पंचायत में कुछ झूठी बातें फैलाता है कि आरव पैसा ले रहा है, खुद के नाम से सब काम कर रहा है। गांव के कुछ लोग शक करने लगते हैं। एक दिन हरिशंकर मंदिर जाते हैं तो लोग आंखें फेर लेते हैं। कोई चोर का बाप कहता है, कोई दिखावे वाला संत। हरिशंकर टूट जाते हैं। शाम को वो आरव से कहते हैं, बेटा, मुझे नहीं चाहिए ये नाम, ये एनजीओ, ये शोहरत, बस मेरी इज्जत लौटाओ। आरव अवाक रह जाता है। रात में आरव अकेला बैठा होता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। क्या मैं वही कर रहा हूं जिससे दादाजी हमेशा बचते रहे? उसे एहसास होता है कि सिर्फ सिस्टम बना देने से समाज नहीं बदलता। विश्वास, संवेदनशीलता और सम्मान उतने ही जरूरी हैं। अगले दिन पंचायत में आरव जाता है। रामू की बातें झूठी साबित करता है। सारे कागज, अकाउंटिंग, एनजीओ रजिस्ट्रेशन सब दिखाता है और फिर कहता है, मैं अपने दादा की नेकी को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, पर उनकी हालत को भी भगवान का खेल नहीं मानूंगा। मैं इस सिस्टम को बदलूंगा, पर उनके तरीके से, प्यार से, समझदारी से। पंचायत खामोश हो जाती है। हरिशंकर की आंखें भर जाती हैं। स्क्रीन धीरे धीरे डार्क होती है और एक लाइन उभरती है,
भलाई को समझदारी से जोड़ो, वरना दुनिया उसे कुचल देगी।